लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि कोई कंडक्टिंग स्फीयर होता है, इसकी वजह से फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने पाया था कि किसी कंडक्टर की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है ना। फॉर कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। और बाहर के लिए क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर ऑल पॉइंट आउटसाइड बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दी सेंटर, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस कहाँ आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं। और पोटेंशियल क्या था, अंदर के हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, के क्यू बाई आर सेम एज सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो अंदर का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल चेंज। और कितना होता है, सरफेस के बराबर। दिस इज फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड। और बाहर के लिए क्या था, सेम एज पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट दी सेंटर। ये सारी बातें हम लोग देख चुके थे ना। और हम लोग क्या देखे थे, हमने ये पाया था कि अगर कोई एक केविटी है, केविटी के अंदर कोई चार्ज अगर क्यू नॉट रख दिया जाए तो केविटी के इनर सरफेस पे क्या हो जाता है, इंड्यूस माइनस क्यू नॉट हो जाता है। और आउटर सरफेस पे क्या आ जाता है, प्लस क्यू नॉट आ जाता है, अगर ये कंडक्टर न्यूट्रल था तो। ठीक है, तो ऑल चार्जेस कम्स ऑन द आउटर सरफेस। और ये भी बताए थे कि अंदर का रीजन 1 और बाहर के रीजन 2 इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, जिस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग बोलते हैं ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। ठीक है, और हम ये बताए थे कि अगर कोई बाहर पॉइंट चार्ज रख देते हैं तो ये अंदर पे फोर्स नहीं लगा सकता, अंदर वाला बाहर नहीं फोर्स लगा सकता। तो जब बाहर कोई चार्ज मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल Q1 रख देंगे तो Q1 पे कौन फोर्स लगाएगा, ये आउटर सरफेस Q0 लगाएगा। आउटर सरफेस पे जो चार्ज Q0 होगा वो फोर्स लगाएगा डायरेक्टली। चार्ज इनसाइड केविटी एंड चार्ज आउटसाइड कंडक्टर कैन नॉट interact with each other, they are electrostatically isolated. This is called electrostatic shielding. यही रीजन है कि जब बिजली वगैरह कड़कता है तो जो कार के अंदर हम लोगों को बैठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए एक मेटल का है तो वो क्या करता है, बाहर के चार्ज को अंदर, बाहर के फील्ड को अंदर पेनिट्रेट नहीं करता ना। माइकल फैराडे चैलेंज भी दिए थे ना कि हमको जो है अगर 1 लाख वोल्ट का भी अगर हम मेटल के अंदर चले जाएं, हमको 1 लाख वोल्ट बाहर से लगा दीजिए तो हमको कुछ नहीं होगा। ऐसे कई लोग क्या, जैसे लेविन हैं, फिजिसिस्ट हैं MIT के, उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट ऐसा करके दिखाया हुआ भी है। तो फिलहाल हम वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, हम लोग कुछ आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि अगर एक मेटल, एक स्फीयर है, एक इस कंसंट्रिक स्फीयर है। अच्छा, ये भी हम लोग कंसंट्रिक का भी देखे थे, कोई कंसंट्रिक स्फीयर होता है तो अंदर पे पोटेंशियल निकालना होता है, तो दोनों को कहाँ मान लेंगे, सरफेस पे। ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। फिलहाल आज क्वेश्चन लेते हैं कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है Q1, इसका रेडियस है R1। दूसरा कंसंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है Q2, इसका रेडियस है R2। तो कह रहा है कि अगर इन दोनों को आपस में वायर से जोड़ दिया जाए, जैसे ये स्विच S अगर क्लोज कर दिया जाए, दोनों वायर से आपस में अटैच हो जाएंगे ना। तो प्रूव दैट इफ टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग wire, then all the charges comes on the outer surface। ये प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि अगर कंसंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए वायर से तो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले आएंगे, आउटर सरफेस पे चले आएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अगर हम ये समझें कि आप 6 सेकंड पॉज करके में ट्राई कर लीजिए, फिर हम बताते हैं। हो गया ट्राई? तो देखते हैं इसका मेन कंसेप्ट क्या है। द मेन कंसेप्ट इज कि जब हम लोग इन दोनों को आपस में अटैच करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है ना। तो जो भी चार्ज होगा वो हमेशा जो होगा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है ना।
जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो आप ये देखेंगे कि जो चार्ज होंगे वो लाइन ऑफ फील्ड लाइन को पकड़ के सीधे कहाँ चले आएंगे, आउटर सरफेस पे। ये लॉजिक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा लॉजिक ये है कि चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंटिल पोटेंशियल ऑफ टू सरफेस बिकम्स इक्वल। तो मान लेते हैं कि फाइनली इस पे कितना चार्ज बचा, Q1 डैश, इस पे कितना बचा, Q2 डैश, और चार्ज कंजर्वेशन क्या बोलता है कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू व्हाट, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पहला तो इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन ये होगा कि पोटेंशियल ऑफ टू सरफेस बिकम्स इक्वल व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। तो दूसरा होगा V1 इक्वल्स टू V2, क्योंकि तब तक चार्ज ट्रांसफर होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, हमेशा 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 व्हेन टू कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंटिल द पोटेंशियल ऑफ टू सरफेस बिकम्स इक्वल। व्हेन पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ टू कंडक्टर्स बिकम्स इक्वल, या पोटेंशियल ऑफ टू कंडक्टर बिकम्स इक्वल, क्योंकि कंडक्टर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। देखिए क्या आएगा यहाँ पे, तो V1, अब देखिए अंदर वाले का पोटेंशियल, तो अंदर वाला बताए थे पिछली क्लास में 1/4πε0 हो जाएगा कॉमन। अपनी वजह से क्या होगा, Q1 डैश बाई R1, और बाहर वाले की वजह से बाहर वाला अंदर कितना देता है, उतना ही देता है जितना कि चार्ज को सरफेस मान के पोटेंशियल किसका निकाल लेते हैं, सेंटर का। पिछली बार एकदम डिटेल में बताए थे पिछले लेक्चर में, तो क्या कहेंगे, Q2 डैश बाई R2, ठीक है। अच्छा, V2 का वैल्यू अगेन 1/4πε0, तो अंदर हमें 2 का पोटेंशियल, तो 1 को भी कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, 2 को भी कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, क्योंकि सरफेस का पोटेंशियल उतना ही होता है जैसे चार्ज को कहाँ रख दिया जाता है, सेंटर पर रख दिया जाता है। तो 1 वाला कितना देगा, Q1 डैश बाई R2, और 2 वाला कितना देगा, 2 वाला देगा Q2 डैश बाई R2। समझ में आया? फिर समझिए, इस वाले का पोटेंशियल अंदर वाले की वजह से, अंदर वाले बाहर उतना देता है जैसे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पर रख दिया जाता है, और सरफेस का तो जानते हैं KQ/R होता है, तो देखिए दूसरा वाला ये देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q2 डैश बाई R2 और Q2 डैश बाई R2 हो गया कैंसिल, ठीक। तो इसका मतलब है कि Q1 डैश बाई R1 का जो वैल्यू आया वो आया Q1 डैश बाई R2। तो Q1 डैश जब हम कॉमन ले लेंगे, इम्प्लाइज दैट जब Q1 डैश को कॉमन ले लेंगे तो R2 माइनस R1 का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। और हमें पता है कि R1 R2 की इक्वल है नहीं, सिंस R1 नॉट इक्वल्स टू R2, इम्प्लाइज दैट ये तो चीज़ 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब Q1 डैश क्या हो गया, Q1 डैश 0 हो गया। और Q1 डैश 0 होने का मतलब है, Q1 डैश 0 होने का मतलब है कि इफ़ Q1 डैश इक्वल्स टू 0 देन Q2 डैश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। इसका मतलब यहाँ से आ गया Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो ऑल चार्जेस कम्स ऑन द आउटर सरफेस, मतलब बाहर पे जो चार्ज आया वो सारा का सारा बाहर सरफेस पे चला आया। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर 3 कंसंट्रिक स्फीयर हो और तीनों को जोड़ दिया जाए तो सारे के सारे चार्ज कहाँ चले आएंगे, आउटर मोस्ट सरफेस पे, ठीक है। तो आराम से इसको आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें 2 स्फीयर हैं, कंसंट्रिक नहीं है, थोड़ी दूर पे रखे हुए हैं। दूर क्या मतलब, लार्ज डिस्टेंस कर दीजिए। तो 2 स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, इनके बीच डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, Q1 Q2 चार्जेज हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जब इस स्विच को बंद कर दिया जाए, मतलब दोनों को आपस में मेटल कंडक्टिंग स्फीयर को जोड़ दिया जाए, तो जो इन पे फाइनली चार्ज आएगा, हमें ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट इफ 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स separated by large distance are connected by conducting wire, then finally their surface charge density is inversely proportional to their radii ना।
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियाई, मतलब हमें प्रूव करना है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r। फाइनली दोनों पे जो भी चार्ज आएंगे डेंसिटी वो सिग्मा 1/r के प्रोपोर्शनल होगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कैसे करेंगे। इसमें भी इसका भी लॉजिक वही है कि पहली बात चार्ज कंजर्व होगा, तो फाइनली मान लेंगे कि लेट फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मान लिया जाए कि जो चार्जेज आएंगे इनके ऊपर वो क्या क्या आएंगे, तो लेट फाइनली चार्जेज आर Q1 डैश एंड Q2 डैश पिछले बार की तरह ना। तो क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि इनको जब कंडक्टिंग वायर की वजह से कंडक्टर वायर को आपस में मेटल वायर से जोड़ दिया जाएगा, कंडक्टर्स को, व्हेन कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाई वायर और ये काफ़ी दूरी पे हैं, तो इन पे फाइनली मान लेते हैं कितना चार्ज हो गया, ये हो गया Q1 डैश और ये हो गया Q2 डैश। देन फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो पहला इक्वेशन बनेगा, पहला इक्वेशन तो यही बनेगा कि Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल बी कंजर्व। भले चार्ज ट्रांसफर होगा लेकिन टोटल चार्ज जो होगा वो चेंज नहीं होगा, जो शुरू में है वो बाद में भी वही रहेगा, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो बताए थे कि चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंटिल द पोटेंशियल ऑफ टू सरफेस बिकम्स इक्वल। तो पिछले केस में क्या था कंसेंट्रिक वाले में कि इसका पोटेंशियल इस स्फीयर का पोटेंशियल इसकी वजह से भी था, इसका इसकी वजह से भी था, क्योंकि एक दूसरे के अंदर थे। लेकिन यहाँ इतने डिस्टेंस में कि इसका पोटेंशियल अपने चार्ज की वजह से होगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसका पोटेंशियल इसकी वजह से नहीं होगा, केवल अपने चार्ज की वजह से होगा। तो सिंपल है, V1 इक्वल्स टू V2 फाइनली। तो क्या कहेंगे, Q1 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 इक्वल टू Q2 डैश बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। सिंपल सी बात। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा Q1 डैश बाई R1 इक्वल्स टू Q2 डैश बाई R2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस, और Q2 डैश की जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं, Q1 डैश R2 बाई R1। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, तो Q2 डैश की जगह हो जाएगा Q1 डैश R2 बाई R1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, सो Q1 डैश का जो वैल्यू आया, Q1 डैश का जो वैल्यू आया चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर Q1 डैश जो आया वो आ गया Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। एलसीएम सॉल्व करके ये आया ना, R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बाकी देखिए सब कांस्टेंट हैं। ठीक है, मतलब Q1 डैश इतना आया। इसी तरीके से अगर Q2 डैश होता तो Q2 डैश क्या आता, वही आता Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई R2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाता, R1 प्लस R2 हो जाता। ये तो चार्ज हुआ, लेकिन हमें डेंसिटी बोल रहा था। तो बताइए सिग्मा 1 क्या होगा फाइनली, व्हाट इज सिग्मा 1। तो हमें पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला था। तो क्या कहेंगे सिग्मा 1 कितना आएगा फाइनली, सिग्मा 1 डैश, तो सिग्मा 1 डैश इज Q1 डैश बाई 4 पाई R1 स्क्वायर। तो जब 4 पाई R1 स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए R1 ऊपर है, R1 स्क्वायर नीचे, तो कट के क्या बचेगा, देखिए आया Q1 प्लस Q2 होल डिवाइड बाई 4 पाई R1 ब्रैकेट में R1 प्लस R2। उसी तरीके से ये तो सिग्मा 1 डैश है, उसी तरीके से सिग्मा 2 डैश क्या हो जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 वहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 4 पाई R2 स्क्वायर से, तो R2 बचेगा, ब्रैकेट में क्या आया R1 प्लस R2 आया। मीन्स चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सिंपल बात, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा चार्ज आएगा, एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रेडियस, क्योंकि सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर जब डिवाइड करेंगे तो R ऊपर R स्क्वायर नीचे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R हो जाएगा। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अभी जब अगले चैप्टर में हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो यही पढ़ेंगे कि जितना बड़ा साइज होगा स्फीयर का उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटी होगा, उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है स्फीयरिकल कंडक्टर का। अगले चैप्टर में यही सब बताएंगे। ठीक है, तो ये Q इज प्रोपोर्शनल टू R।
सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे आप कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि दो मेटल को जोड़ा गया तो उनका चार्ज का रेशियो बताइए ना, तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे, रेडियस के प्रोपोर्शनल कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो स्फेयर है, इसका रेडियस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, और इस पे दिया है कि 100 इस पे दिया है कि 150 माइक्रोकुलाम चार्ज है, दोनों पे इक्वल इस पे भी 150 माइक्रोकुलाम है, और दोनों को वायर से जोड़ देंगे तब फाइनली क्या होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए दोनों मिला कितना चार्ज है, 300। तो फाइनली क्या होगा, चार्ज किस रेशियो में बढ़ जाएगा, रेडियस 2:1, तो इसका मतलब इस पे फाइनली क्या हो जाएगा, 10 वाले पे 200 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, और 5 वाले पे क्या हो जाएगा, 5 वाले पे हो जाएगा 100 माइक्रोकुलाम। तो बिना कैलकुलेट के डायरेक्ट ये हमें याद था कि Q इज प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्ट चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये फैक्ट याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग ओरली आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर कंडक्टर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, नियर कंडक्टर ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का कोई अगर कंडक्टर है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक आर्बिट्रेरी शेप का ये कंडक्टर है, ठीक है, एनी आर्बिट्रेरी शेप, ये किसी भी टेढ़े मेढ़े शेप का कंडक्टर है, ठीक है, और हमको क्या करना है, इसके पास किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, वेरी क्लोज टू कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या है कंसेप्ट इसमें। तो ये स्फेरिकल नहीं है, ये किसी भी टेढ़े मेढ़े का, लेकिन पॉइंट जो है बहुत करीब है इसके। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पी पे में फील्ड चाहिए, वेरी क्लोज टू कंडक्टर, लेट अस टेक ए पॉइंट पी, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी। ये कोई कंडक्टर है, ये मान लेते हैं सॉलिड हॉलो कुछ भी हो सकता है, चार्ज सरफेस पे ही होता है। ठीक है, तो कंडक्टर के बहुत पास फील्ड कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग कि वही एक सिलेंड्रिकल सरफेस इसमें क्या करेंगे, इंजर्ट कर देंगे ना। तो सीमेंट एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंड्रिकल एक पिन लेंगे ना, ऐसे इस टाइप का सिलेंडर है, सिलेंडर को ऐसे धंसा देंगे। ठीक है, तो अब इसका अगर सिग्मा डेंसिटी है, मान लेते हैं सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, अगर सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे सिग्मा अगर चार्ज पॉइंट एरिया है, जहाँ पे फील्ड निकालना है उसके पास जिस पॉइंट फील्ड चाहिए वहाँ के सरफेस का सिग्मा अगर चार्ज पॉइंट एरिया है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो क्यू इनक्लोज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए आ जाएगा। ए कौन सा एरिया है, ये वाला, क्योंकि हमें पता है सिमेट्री से फिर क्या होगा, सिमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड ही होगा, कंडक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, तो रेडियली आउटवर्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बताइए कि इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई डॉट डी एस जो हो जाएगा वो सिंपली ई इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि अंदर फील्ड क्या है, अंदर फील्ड जीरो है, तो अंदर तो कुछ मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब गॉस लॉ लगाएंगे, दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई कितना, एप्सिलॉन जीरो, सो ई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन जीरो, ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता है कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इस बात को आप याद कर लीजिए कि कोई भी कंडक्टर है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का है, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे, किसी क्लोज वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिंपली क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। बात समझ में आया, अब सुनिए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो होता है। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी हम लोग देखे थे कि सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के। अभी देखे थे, जैसे मान लेते हैं कि ये दो मेटल है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के। तो यहाँ पे ये इमेजिन करिए कि कोई कंडक्टर इस टाइप का है ना, कोई कंडक्टर है इस टाइप का, और वहाँ पे दो पॉइंट हैं कंडक्टर के ऊपर, सरफेस पे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा जो है इस शेप का कर्वेचर, एक थोड़ा सा कम रेडियस का कर्वेचर है। तो इमेजिन करिए कि ये जो पॉइंट है,
अगर इसका छोटा सा पार्ट लेंगे तो ये कोई क्या बनाएगा, एक बड़ा सा स्फेयर बनाएगा और ये एक छोटा सा स्फेयर बनाएगा। और इसको इमेजिन करिए कि ये जो कंडक्टर का पॉइंट है ये बड़े स्फेयर का पार्ट है और इसको इस कंडक्टर का जो पॉइंट उस छोटे स्फेयर का पार्ट है। तो जो पॉइंट 1 है ये R1 रेडियस कर्वेचर और पॉइंट 2 के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R2 है। और हम देख रहे हैं कि R1 किससे बड़ा है, R2 से बड़ा है, इसलिए सिग्मा 1 किससे छोटा होगा, सिग्मा 2 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि चार्ज डेंसिटी की अगर बात आएगी तो कहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर हो तो जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होता है और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है ना। देखिए ये वाला शार्प है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी निकाले हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। इसका मतलब है कि E1 इज लेस देन E2, मतलब कि पॉइंट 1 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, पॉइंट 2 पे ज़्यादा होगा। और कभी ऐसा हो कि कंडक्टर इस टाइप का है ना, मतलब कि कहीं कंडक्टर का ऐसा है, मान लीजिए कि एज टाइप, मतलब नुकीला, कहीं शार्प एज आ गया, कोई कंडक्टर ऐसा है कि वहाँ पे किसी पॉइंट पे ऐसा आ गया, मतलब शार्प एज ना, कंडक्टर ऐसा है कि यहाँ एज बन गया ना, शार्प बन गया। तो जहाँ पे एज होता है कॉर्नर टाइप का होता है तो वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 to 0 हो जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 to 0 होगा तो सिग्मा किसको टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट को, क्योंकि सिग्मा किसके प्रोपोर्शनल होता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, अभी देखे थे हम लोग। इसका मतलब सिग्मा अगर इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे छोटे से ही एरिया में, छोटे से ही पार्ट में इनफाइनाइट चार्ज इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। और जब छोटे से जगह में अगर लाखों करोड़ों लोग आ जाएं तो क्या टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के ऊपर गिरने फिसलने लगेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, तो चार्ज क्या करता है, सरफेस को छोड़ के भागने लगता है। तो चार्ज स्टार्ट लीविंग द सरफेस, जब इतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी हो जाता है कि चार्ज स्टार्ट्स लीविंग द सरफेस ना, लीविंग द कंडक्टिंग सरफेस, कहाँ पे, कंडक्टर जहाँ पे कि कॉर्नर हो जाए ना, एट कॉर्नर्स, जहाँ पे कॉर्नर होता है, फिर सुन लीजिए, जहाँ कॉर्नर होगा इस टाइप का एज होगा ना, तो जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 के करीब, बहुत छोटा, सिग्मा इनफाइनाइट के करीब। और सिग्मा इनफाइनाइट के करीब हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है उस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है इनफाइनाइट के करीब। तो जो आसपास के जो आयन होते हैं एटमॉस्फेयर के जो एयर पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, उनमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पोलराइज होने लगते हैं ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर गेट पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाता है मॉलिक्यूल का, तो चट स्पार्किंग डेवलप हो जाता है ना, तो मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कोरोना डिस्चार्ज होता है ना, इस बात को बोला स्टार्ट लीविंग द सरफेस, और वहाँ पे चमकने लगता है, इस बात को बोला जाता है दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। इस घटना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना क्यों, ये जब सन इक्लिप्स होता है तो वहाँ कोरोना ना चमकदार दिखाई देता है, तो यहाँ भी क्या होता है, मेटल का वो पार्ट ग्लो करने लगता है। वान डे ग्राफ जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे बनता है। तो इस घटना को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। जब दो वायर को ऐसे आप टच कराते हैं तो क्या होता है, जब दो वायर टच कराते हैं तो कॉर्नर बन जाता है, जब कॉर्नर बनता है तो वही यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर बन जाता है तो स्पार्किंग डेवलप करता है। स्पार्किंग इज अकर्स ड्यू टू कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, तो आप आराम से समझ लीजिए इन बातों को। इसके बाद है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर्स। अर्थिंग का मतलब ये होता है कि पोटेंशियल किसी कंडक्टर को जब अर्थ कर देते हैं तो अर्थ को बोला जाता है कि अर्थ इज रिजर्वायर ना, रिजर्वायर ऑफ चार्ज। ये चार्ज का बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो ज़रूरत पड़ने पे चार्ज सप्लाई इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ज़रूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसका अल्टीमेटली एम ये होता है कि जिस कंडक्टिंग सरफेस को अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि एक ही लाइन में हम लोग कहेंगे पोटेंशियल ऑफ अर्थड सरफेस, अर्थड कंडक्टर
बिकम्स जीरो। चार्ज इस प्रकार से ट्रांसफर होगा कि जिस सरफेस को अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे एक स्फीयर है और एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है। इस पे चार्ज q है, रेडियस r है, और इस स्फीयर पे चार्ज q 2q और रेडियस का है 2r। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि एक जो है अर्थ से ऐसे अटैच है, तो कहते हैं अगर स्विच S को बंद कर दिया जाए तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ना। तो फाइंड चार्ज ट्रांसफर थ्रू स्विच S व्हेन इट इज क्लोज्ड, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो चलिए कैसे करेंगे देख रहे हैं हम लोग। तो अर्थिंग का यही कंसेप्ट है कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ सरफेस बिकम्स जीरो, बस यही कंसेप्ट। अच्छा, जिसको टच नहीं कराए हैं, जैसे अंदर वाला सरफेस, इसको तो छुए नहीं हम लोग, तो इस पे चार्ज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जो अंदर का सरफेस है, अंदर का जो सरफेस है, चूंकि इसको टच नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई भी चार्ज चेंज नहीं होगा। तो इसमें हम लोग चार्ज मान लीजिए क्यू ही रहा। अच्छा, बाहर वाले को चूंकि अर्थ कर दिए तो अर्थ से क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो इस पे चार्ज बदल सकता है। तो मान लेते हैं कि ये चार्ज Q1 हो गया, चलिए ना, ये चार्ज से फॉर एग्जांपल Q1 हो गया, और पोटेंशियल हम लोग इस सरफेस का क्या दिखा देंगे, पोटेंशियल लोग जीरो दिखा देंगे। तो पोटेंशियल जीरो का मतलब 1/4πε0, सिंपल सा है, 1/4πε0। बाहर वाला, अब चूंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो करना है तो दोनों को कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, क्योंकि ये इसके लिए भी ये पॉइंट बाहर है और इस सरफेस के लिए चार्ज को कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे। तो सिंपली क्या हो गया, देखिए Q प्लस Q1 बाई कितना 2R, अलग अलग करेंगे तो Q/2R, Q1/2R, तो कॉमन ले लिए तो ये हो गया, दैट इक्वल्स टू कितना, जीरो। तो यहाँ पे Q1 का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे Q1 का वैल्यू आया -Q। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2Q चार्ज था वो अब क्या हो गया, -Q हो गया। इसका मतलब कोई पूछे कि अर्थ से कितना चार्ज गया, अर्थ से हाउ मच चार्ज ट्रांसफर्ड, तो चार्ज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो Q1 माइनस कितना, Q1 माइनस 2Q, दैट इज हाउ मच, -3Q। क्योंकि 2Q से क्या हो गया, 2Q से -Q हो गया। इसका मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, -3Q चार्ज ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पूछते, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछते कि फाइंड चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन ना, इसी क्वेश्चन करते रिपीट एबव प्रॉब्लम इफ इनर स्फीयर इज अर्थड, अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिए, तब बताइए रिपीट करिए। तो फिर से वही लॉजिक, जिसको भी अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल को क्या करेंगे, जीरो। अब चूंकि अंदर वाले को अर्थ किए हैं तो बाहर वाला चार्ज जो था वही रहेगा, 2Q रहेगा। अब इस पे मान लेते हैं कितना चार्ज हो गया, Q1 हो गया, क्योंकि Q तो पहले था लेकिन अर्थ करने के बाद पता नहीं क्या, तो Q1 मान लिए। और इसका पोटेंशियल फिर से क्या करेंगे, जीरो करेंगे इसके अंदर वाले को ना, अंदर वाले को जीरो करेंगे, किसके पोटेंशियल को, किसके सरफेस को, S को। पिछली बार बाहर वाले सरफेस को जीरो किए थे क्योंकि बाहर वाला अर्थ था, इस बार अंदर वाले का, तो इंप्लाइज दैट 1/4πε0। देख लीजिए, अंदर वाला Q1 चार्ज है मान लेते हैं फाइनली, तो क्या लिखेंगे, Q1/R1, क्योंकि अंदर वाला अपने सरफेस पोटेंशियल उतना ही देगा ना, जैसे चार्ज को सेंटर पे या सरफेस का पोटेंशियल तो होता ही है। और बाहर वाला कितना देगा, बाहर वाला अंदर के हर पॉइंट पे उतना ही देता है जितना खुद के सरफेस पे होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ, 2Q बाई कितना 2R। तो सॉल्व करने पे Q1 का वैल्यू क्या आया, Q1 का वैल्यू आ गया -Q के इक्वल। देखिए 2 से 2 कैंसिल, Q1 इक्वल टू -Q RR ना। तो Q ये कितना था, ये R था, R1 नहीं, ये R है, R से R कैंसिल हो जाएगा, Q1 इक्वल टू -Q। इसका मतलब ये जो चार्ज आया वो Q से क्या हो गया, -Q। तो इसमें भी -Q आया, लेकिन इस बार जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि पहले Q चार्ज था और अब क्या हो गया, अब -Q हो गया। तो इसका मतलब इस बार कितना आया, -2Q आया। तो बाहर वाले को अर्थ करते हैं तो -3Q चार्ज ट्रांसफर होता है, और अंदर वाले को अर्थ करते हैं तो -2Q चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है
तो ये अर्थिंग पे बड़े अच्छे अच्छे इस पे क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत सारे ढेर सारे बढ़िया बढ़िया वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं। जो टफ लेवल जे एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, कुछ इस टाइप का बनता है कि 3 कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं ना, उसमें देते हैं कि 3 कंसेंट्रिक स्फेयर हैं, ठीक है, अंदर वाले को अर्थ कर दिया जाता है और इन दोनों को आपस में ऐसा स्विच जो कि टच नहीं करता, मतलब वायर ये है ऊपर से, इस सिंबल का मतलब है कि बीच वाला टच नहीं है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। इस पे Q1 चार्ज था, इस पे Q2 चार्ज था, इस पे Q3 चार्ज था, ठीक है, फिर अंदर को अर्थ कर दिए, मतलब ये स्विच को बंद, इस टाइप से सिंबल ऐसे दिखाएंगे ना कि इस स्विच को बंद कर दिए और इस स्विच को भी बंद कर दिए, S1 और S2 दोनों को क्लोज कर दिए, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होगा, कैसे होगा ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए किसी का चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका आपस में चार्ज ट्रांसफर होगा। तो फाइनली इस पे मान लेते हैं कितना बचा, Q1 डैश, इस पे Q2 डैश, इस पे Q3 डैश। तो इसमें हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो 3 इक्वेशन कैसे बनेंगे, 3 इक्वेशन ऐसे बनेंगे कि पहली बात Q1 प्लस Q3 इक्वल टू क्या होगा, Q1 डैश प्लस Q3 डैश, क्योंकि इनका चार्ज क्या होगा, आपस में ट्रांसफर होगा, लेकिन इन दोनों का मिला के कांस्टेंट होगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, हम लोग फाइनली क्या मान लिए, फाइनली मान लिए इस पे Q1 डैश, इस पे Q1 डैश, इस पे Q2 डैश और इस पे Q3 डैश, ये फाइनल है, अपने सब ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था कि देयर आर 3 कंसेंट्रिक स्फीयर विच चार्ज Q1 Q2 Q3, रेडियस आर R1 R2 एंड R3 ना, इनर एंड आउटर स्फीयर आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर एंड मिडिल स्फीयर इज अर्थड। ऐसा क्वेश्चन, मतलब स्विच S1 S2 को बंद कर दिए, S1 और S2 को क्लोज्ड कर दिए, S1 S2 आर क्लोज्ड। तो पूछते हैं फाइनल चार्ज क्या होगा, तो पहला तो ये मान लेते फाइनल Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, कौन कौन आपस में अटैच हैं, ये दोनों, तो V1 और V3 का पोटेंशियल क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। और तीसरा, जिसको अर्थ किए उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, तो सरफेस 2 का पोटेंशियल 0 कर देंगे। 3 इक्वेशन बनेगा, 3 अननोन आएगा, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, अपने से करिएगा इसको ट्राई, ठीक है। या जनरल ऐसे दे देते हैं, QR है, Q 2Q और ये 3Q चार्जेज हैं, Q 2Q 3Q, रेडियस है R, 2R और 3R, बढ़िया से न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो पहला Q प्लस 2Q, Q प्लस 3Q, एक क्वेश्चन, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, सॉल्व करिएगा आराम से, आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले लास्ट क्लास रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसपे कि हम लोग कंडक्टिंग प्लेट की चर्चा करेंगे, नोट कर लीजिए।